तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 7, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट 1, टेक्स्ट बुक का पार्ट 1 और चैप्टर 7। अभी समझो, इस चैप्टर के अंदर देयर विल बी टू एमसीक्यूज। ओके, दो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इस चैप्टर में से। टू 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, टू क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच एंड टू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ऑफ 3 मार्क्स। ओके, सो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है एंड थियरी एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू के अंदर एज वेल एज इन थियरी क्वेश्चन 1 मार्क का जो आएगा। सो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से चैप्टर को कवर करेंगे कि आपका ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम रिलेटेड पोर्शन जो है वो आप यहाँ पे आपका कवर हो सकता है। सो डिसोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, सो फार हमने ये देखा इन कंटेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस कि भाई इन स्पाइट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप, हमने लास्ट चैप्टर देखा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमने ये देखा कि भाई पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं, पार्टनरशिप में यहाँ पे चेंजेस होते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई पार्टनर न्यू एडमिशन होता है, कोई पार्टनर का, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होकर चला जाता है पार्टनरशिप छोड़ के, या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो ये सारे कंटेक्स्ट में, सारे कंसेप्ट के अंदर, ये सारे केसेस के अंदर एक पार्टनरशिप जो अभी चल रही होती है, दैट पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड दूसरी पार्टनरशिप शुरू होती है पार्टनर्स के बीच। लेकिन इससे डिसोल्यूशन नहीं होता है, पूरा पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं हो जाता है। ओके, तो अभी समझो, द पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड व्हेन करंट बिजनेस इज क्लोज्ड एंड ऑल पार्टनर्स गेट सेपरेटेड। यहाँ पे क्या होता था कि भाई कोई एक पार्टनर नहीं आता है या फिर कोई पार्टनर्स रिटायर होते हैं, लेकिन अगर सारे के सारे पार्टनर्स सेपरेट हो जाए, बिजनेस अपना जो करंट रनिंग बिजनेस है वो बंद कर दे, तो इस केस के अंदर यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। भाई पार्टनरशिप फर्म को हमको बंद कर देना होगा। सो वी विल स्टडी द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डिसोल्यूशन इन दिस चैप्टर। सो ये जो डिसोल्यूशन रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। आर यू क्लियर? मूविंग फर्दर, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन को समझते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। आप देखो, भाई डिसोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। डिसोल्यूशन का मतलब है कि भाई एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करने का एंड। ओके, मीन्स जो कंटिन्यूइंग बिजनेस है उसका एंड हो गया अभी। जो रनिंग बिजनेस जिसका भी एग्जिस्टेंस था, दैट कम्स टू एन एंड, अभी उसका एंड हो गया, बंद हो गया अभी। सो हियर डिसोल्यूशन इज स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। हम दो चीजें देखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दो इश्यूज के बारे में समझते। देखो, व्हेन पार्टनरशिप फर्म क्लोजेस डाउन, इट बिकम्स इट्स बिजनेस ऑन अ परमानेंट बेसिस, इट इज नॉट एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब पार्टनरशिप फर्म है वो अपना बिजनेस बंद कर दे तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। In brief, when a running business is closed and its business activities are closed, it is a dissolution of partnership form. So जब पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाए, उस केस में हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है। ओके, इन सेकेंड कंटेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे सेकेंड कंटेक्स्ट के बारे में बात करें, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो वो क्या है समझो। When except one partner, all partners get separated from the firm. This is also end of a partnership. लेकिन यहाँ पे फर्म बंद नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप बंद हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म में देर आर 4 पार्टनर्स, ओके, ए बी सी एंड डी। अभी ए स्टिल एग्जिस्ट टू बी इन द फर्म, लेकिन बी सी और डी ने ये तय किया, डिसाइड किया कि भाई हम ये पार्टनरशिप छोड़ने वाले हैं। तो अभी ए एक ही पार्टनर बचेगा। ओके, उसके अलावा पार्टनर बी, पार्टनर सी और पार्टनर डी अब पार्टनरशिप के अंदर नहीं रहे, उसको बिजनेस नहीं करना है। सो अभी ए अकेला बच गया, तो वो जो फर्म है वो फर्म तो अभी चलती रहेगी, लेकिन अभी पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा, वो हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी, तो फर्म विल बी कंटिन्यू। सो इन दिस केस पार्टनरशिप
फर्म डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन व्हेन बिजनेस रनिंग बिजनेस ऑफ अ फर्म इज सोल्ड आउट टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये सारे केस के अंदर यहाँ पे एंड ऑफ अ पार्टनरशिप हमने देखा कि भाई एक पार्टनर है, वो उसके अलावा सारे के सारे पार्टनर्स यहाँ पे जब सीज टू बी इन द पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं रखना चाहते हैं, ओके, तो उस केस के अंदर देर इज एन एंड ऑफ अ पार्टनरशिप, उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। तो अभी जो एक बंदा जो बचता है वो अभी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप में करेगा कंटिन्यू, ओके। या फिर जो रनिंग बिजनेस है फर्म का, मीन्स पार्टनरशिप फर्म है, वो अपना बिजनेस इज सोल्ड करती है टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेलिंग द बिजनेस टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो वहां पे भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है। सो अभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में और डिटेल में हम यहाँ पे समझते हैं। देखो क्या उसका मीनिंग है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1930 का है, उसके बारे में जब अपन बात करें, so when all partners get separated through dissolution of firm, it brings end to the partnership. It is known as dissolution of the firm, and in this manner when partnership is dissolved and closed down, it is dissolution of the firm. So the business of firm is closed down, and as a result liabilities of the firm are paid off from the realization of assets. So भाई अभी बिजनेस हमको बंद करना है, तो हम क्या करेंगे कि बिजनेस के जितने भी असेट्स है उस सारे के सारे असेट्स को हम बेच देंगे, और उस असेट को बेचने के बाद जो भी अमाउंट हमको रियलाइज होगा, वो रियलाइज्ड अमाउंट्स के हेल्प से वी विल बी पेइंग ऑफ अवर लायबिलिटीज, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है उसको हम पे ऑफ कर देंगे, ओके, उसको हम सेट ऑफ कर देंगे, लायबिलिटीज को हम पे ऑफ कर देंगे। सो फ्रॉम द रिमेनिंग सरप्लस कैपिटल ऑफ द पार्टनर इट इज रिडीम्ड एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट। सो जो बाकी का सरप्लस अभी बचता है और ज्यादा अमाउंट हमको हमारे पास रहता है कि भाई लायबिलिटीज को पे ऑफ भी कर दिया, उसके बाद भी जो कोई अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम एज पर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स को रिडीम कर देते हैं, ओके। व्हेन एंटायर बिजनेस ऑफ द फर्म इज सोल्ड, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। सो ये आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जब एंटायर बिजनेस ऑफ द फर्म हम बेच देते हैं किसी कंपनी को या फिर किसी और को, सो दैट इज ऑल्सो नॉन एज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ओके। तो अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? So when business is not closed down due to retirement of a partner, death of partner, insolvency of a partner or due to any other reason, and remaining partners जो है that keep business continuous, it is known as dissolution of old partnership. Except outgoing partners, remaining partners keep business continue. Consequently, new partnership takes place, and generally the proportion of partnership changes between the continuing partner. In these circumstances, partnership firm does not get dissolved, but new partnership come into existence due to recognition of the partnership. So partnership is a relation of partners, while firm is a group name of all the partners. So that is, जाहिर सी बात है कि भाई पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन दर्शाती है, एंड जो फर्म है वो ये जो पार्टनर का ग्रुप है उसका नाम हमको दर्शाती है, ओके। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स क्या? तो भाई फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर आता है, तो जो पुराने पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है दैट कम्स टू एन एंड, और अभी नया एग्रीमेंट बनेगा, नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है, तो नया पार्टनरशिप यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके। सो बिजनेस विल बी कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। सो देयर इज नो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट इसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप, ओके, कि भाई एक ओल्ड पार्टनरशिप बंद हो गया और नया पार्टनरशिप अभी बना, ओके। यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है और यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है। मीनिंग देखे तो रीऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो पुरानी पार्टनरशिप है वो समाप्त हो जाती है और नया पार्टनरशिप नए एग्रीमेंट के साथ यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे परमानेंट एंड हो जाता है, अभी बिजनेस ही बंद हो गया, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म रिमेन कंटिन्यूस, फर्म ऐसे का ऐसा ही एग्जिस्ट करता रहता है, यहाँ पे देयर इज एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, ओके। बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यूस होते जाएंगे आगे, एंड यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज। नो अकाउंट्स आर सेटल्ड, बट जो प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन will be credited or debited respectively to the partner's capital account. मीन्स यहाँ पे जनरली अकाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर आर सेटल्ड, जो पार्टनर यहाँ पे चला जाता है रिटायरमेंट के केस में, हम देखेंगे एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में कि किस तरह से अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पे सिर्फ उस समय के लिए ही अकाउंटिंग यहाँ पे होती है, उस
पार्टनर्स रिलेटेड अकाउंट्स यहाँ पे हम सेटल करेंगे। जो पुराना जो अकाउंट है वो उसको सेटल कर देंगे, नया फिर कंटिन्यू होता रहेगा। बट यहाँ पे अकाउंट्स आर सेटल्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। हम क्या कर देंगे, तो भाई असेट का डिस्पोजल, असेट्स जो बिजनेस के अंदर है उसको बेच देंगे, और उसके पास जो लायबिलिटीज रहती है फर्म के पास, वो जो असेट बेचने के बाद जो हमको अमाउंट रियलाइज हुआ है उसको हम पे ऑफ करने में यूज कर देंगे। ओके, और फाइनल सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएगा। इट इज वॉलेंटरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सो नो नीड ऑफ कोर्ट्स इंटरफियरेंस। ये भाई पार्टनर्स का आपस का मामला है कि भाई किसको हमको पार्टनर को एडमिट करना है, किस पार्टनर का रिटायरमेंट करना है, और पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो फिर उसमें तो कोई रास्ता ही नहीं है। ओके, आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सो इस केस के अंदर देयर इज अ वॉलेंटरी डिसोल्यूशन, यहाँ पे कोर्ट का इंटरफियरेंस नहीं होता है। बट यहाँ पे वेन एवर रिक्वायर्ड कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। बहुत सारे कंडीशंस के अंदर कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। ओके, अब इफेक्ट के बारे में बात करें, देयर मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने से फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप का ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, इन दिस चैप्टर वी विल अंडरटेक द स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड सब्सिक्वेंटली उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे। सो मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, फिर लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द सेटलमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, तो हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दैट इज द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन। सी, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन। दो मेथड्स हैं, एक तो नॉर्मल डिसोल्यूशन मेथड विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, एक में कोर्ट अपनी मीन्स कोर्ट इंटरफेरेंस कोर्ट का नहीं होगा, एंड दूसरा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कि भाई कोर्ट को लगता है कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करना चाहिए तो वो पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व यहाँ पे करेगा। सो एक में कोर्ट का इंटरफेरेंस रहता है, एक में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो हम फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं, दैट इज नॉर्मल डिसोल्यूशन। देखो, थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। ये केसेस के अंदर पार्टनरशिप यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है। वो कौन से 5 केसेस है? सबसे पहले बाय एग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स ने ये तय किया था, एग्री किया था कि भाई एज पर दिस एग्रीमेंट जब ये टाइम फुलफिल हो जाएगा, हमारे जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाएगी, सो एग्रीमेंट के मुताबिक हम यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ओके, बंद कर देंगे। दूसरा है डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर प्रीडिटरमाइंड पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई ये काम कंप्लीट होने के बाद वी विल बी कंप्लीटिंग द पार्टनरशिप। ओके, हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। डिसोल्यूशन एज पर द एक्ट, देखो इन फॉलोइंग कंडीशन दैट इज अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि भाई ये जो 2 कंडीशंस है, अगर ये 2 कंडीशंस जब कभी भी ये 2 कंडीशंस आती है तो इस केस के अंदर 2 कंडीशंस के फुलफिलमेंट होने के ऊपर डिसोल्यूशन करना कंपल्सरी बन जाता है, फिर पार्टनरशिप रहेगी नहीं। When all partner of the firm become insolvent, सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, मीन्स अपने पास कोई पैसा नहीं बचता है, ओके, कोई प्रॉपर्टी नहीं बचती है, सिर्फ उसको उसकी लायबिलिटी बढ़ती जाती है। ओके, व्हेन असेट्स कम हो गए और आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई, इस केस के अंदर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाओगे। और एक्सेप्ट वन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, या फिर एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट बन गए। ओके, उन्होंने नादारी फाइल्ड कर दी। ओके, सो इस केस के अंदर क्या होगा भाई, आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करना ही होगा। नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल। आप जब इलीगल बिजनेस करने लगो तब पार्टनरशिप एक्ट में बोला है कि आप लीगल बिजनेस ही सिर्फ कर सकते हो, इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। तो इस केस के अंदर भी पार्टनरशिप को आपको कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। जब भी कोई कंडीशंस हो जाए, ओके, तो उसका अकरेंस होने के बाद आपको डिसोल्यूशन करना होगा। इफ कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, अगर आपने पहले से फिक्स्ड किया है कि भाई हम 3 साल तक यहाँ पे पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे, सो वो 3 साल खत्म होने के बाद एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म आपको कंपल्सरी डिसोल्यूशन यहाँ पे करना होगा। इफ कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक एम, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही पार्टनरशिप की है, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है, पार्टनरशिप फर्म बनाया, तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट होने के बाद आपको पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस। सो वेयर पार्टनरशिप इज एट विल
firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners with his intention to dissolve the firm. So the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is mentioned then as of the date of service of notice. Okay, so भाई कोई एक पार्टनर आके बोलता है कि भाई नोटिस देता है कि भाई इस डेट से हम पार्टनरशिप नहीं रखेंगे, हम डिसॉल्व कर देंगे इस पार्टनरशिप फर्म को. सो उस डेट जो मेंशन की गई है उस डेट के ऊपर, उस डेट से लेके आगे पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है. अगर वो नहीं डेट मेंशन किया है तो जब वो नोटिस सर्व करेगा, सो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दैट नोटिस पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. सो ये पहला केस समझा जहाँ पे कोर्ट का इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं आता है. सेकेंड केस हम समझते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. यहाँ पे इस कंडीशंस में, ये जो हम कंडीशंस यहाँ पे 7 कंडीशंस है, ये 7 कंडीशंस हम जो देखने वाले हैं उस 7 कंडीशंस के अंदर कोर्ट है वो आपको ऑर्डर देगा कि भाई आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए. ओके, सो व्हेन एनी पार्टनर फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कोर्ट ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म. जब कोई भी पार्टनर हो वो कोर्ट में जाके वो सूट फाइल करेगा, ओके, केस फाइल करेगा. तो उस केस के अंदर यहाँ पे अभी वो केस किस किस टॉपिक्स के रिलेटेड, किस किस बात के लिए, किस किस सिचुएशन के लिए होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात की है. व्हेन एनी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड. ओके, अनसाउंड माइंड मीन्स उसका जो मगज का आटा है वो ढीला हो गया. ओके, अनसाउंड माइंड का हो गया. ओके, मीन्स ही बिकम कंप्लीटली मैड. तो इस केस के अंदर व्हेन एनी पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके, वो उसको कुछ अपना आता पता नहीं है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डिसॉल्व करने के बारे में. व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर. कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई पार्टनर को कि भाई वो अभी उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई हाथ पैर उसके टूट गए हो या फिर कोई उस तरह से उसकी फिजिकल कंडीशन हो गई कि भाई वो अभी काम नहीं कर सकता है. When partner undertakes misconduct against the partnership firm or against the business, पार्टनर है वो कोई मिसकंडक्ट करता है, ओके भाई कोई चोरी करता है या फिर मिसअप्रोप्रिएशन, कोई फ्रॉड करता है दूसरे पार्टनर्स या फिर पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसके साथ, इस केस में यहाँ पे केस फाइल हो सकता है. नेक्स्ट, अ पार्टनर विलफुली एंड परसिस्टेंटली ब्रीचेस द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. जो पार्टनर्स ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया है वो विलफुली मीन्स जानबूझकर क्या करता है, परसिस्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली वो ब्रीच कर रहा हो, वो जो एग्रीमेंट में कंडीशंस बताई गई हो उस कंडीशंस को वो ब्रीच कर रहा हो. तो इस केस के अंदर भी यहाँ पे केस फाइल हो सकता है उस पार्टनर के खिलाफ और फिर कोर्ट बीच में इंटरफेयर करेगी. यहाँ पे when a partner transfer his whole interest in the partnership to a third party without the consent of other partners. पार्टनर्स क्या करता है भाई, अपना जो इंटरेस्ट है वो कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है उसको ट्रांसफर कर देता है, लेकिन उन्होंने जो पुराने पार्टनर्स, जो और पार्टनर्स है उसको यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया है विदाउट कंसेंट. उसके पास से ना कि इन्फॉर्म बल्कि उस पार्टनर्स की कंसेंट भी नहीं ली हो. तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा भाई, जो दूसरे पार्टनर्स है वो मिलकर केस करेंगे कि भाई इन्होंने अपना इंटरेस्ट कैसे इस तरह से ट्रांसफर कर दिया बिना हमको बताए और कंसेंट लिए. नेक्स्ट, व्हेन अ फर्म कंटिन्यूसली इनकर लॉसेस एंड इज अनेबल टू रन द बिजनेस ड्यू टू लॉस. फर्म है वो कंटिन्यूसली लॉस कर रही हो और अपना बिजनेस चलाने के लायक भी नहीं रही है, उतने लॉस हो गई है, वो डूब गई है पूरी बिजनेस फर्म. एंड व्हेन कोर्ट फाइंड एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर द डिसोल्यूशन, और कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस के कारण यहाँ पे कोर्ट को लगे कि भाई ये पार्टनरशिप बंद कर देनी चाहिए, तो उस केस के अंदर यहाँ पे कोर्ट बीच में इंटरफेयर करेगी और पार्टनरशिप यहाँ पे बंद हो जाएगी. ओके, अब हम देखते हैं लीगल एंड अदर प्रोविजंस फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन. अकाउंटिंग जो सेटलमेंट है उसके बारे में हम थोड़े से लीगल प्रोविजंस के बारे में देखते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में दिए गए हैं. ओके, सो समझो, सबसे पहले फॉर लॉस ऑफ फर्म. As per Indian Partnership Act 1932, the loss arised, including capital deficit at any time of the dissolution, is executed in following method. First of all, to be written off from the profit of the firm. पहले अगर कोई प्रॉफिट बचा हो तो उस लॉस को उसके साथ हम राइट ऑफ कर देंगे. नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है then it will be made from the capital of the partners. तो फिर वो लॉस जो है, वो कैपिटल डेफिसिट है, वो पार्टनर्स के कैपिटल में से हम उसको राइट ऑफ करेंगे. Next, if capital is not sufficient, then all partner would distribute their loss in their profit loss sharing ratio
एंड पे फ्रॉम देयर पर्सनल असेट। मीन्स अगर पार्टनर्स के पास उतनी कैपिटल बैलेंस भी नहीं है कि भाई लॉस को, डेफिसिट को हम सेट ऑफ कर सके, तो फिर क्या होगा कि भाई उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में हम उसके जो ये लॉस का अमाउंट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोपोर्शनेटली, और फिर उसको इतने अमाउंट के पर्सनल असेट्स, मीन्स अपने घर के जो पर्सनल असेट्स है वो पर्सनल असेट्स को यहाँ पे लाना होगा, और ये जो डेफिसिट है उसको फुलफिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। हमने पहले जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है वहां पे भी, उस चैप्टर में भी ये देखा है कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट बात है लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, मैंने पहले ही बात कर दी। दस ड्यूज टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। मीन्स हर एक पार्टनर को अपने पर्सनल असेट है वो बेच करके लायबिलिटी को फुलफिल करना होगा कंपल्सरीली, एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली। मीन्स अगर कोई एक पार्टनर ने पेमेंट नहीं किया या फिर उसके पास कोई असेट नहीं है तो फिर दूसरे पार्टनर्स को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा और लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करनी पड़ेगी। As per legal provision, assets of the firm are used to discharge the liability, and personal assets are used to discharge their personal liability. Since the liability of partner is unlimited, after making the payment of personal liability from personal assets, surplus can be used to pay the liability of the firm. Okay. And third point यहाँ पे है partners loan to firm। देखो, at time of dissolution, first of all, dissolution expenses and the liability of the firm are paid off from the realization of the asset. देन फ्रॉम सरप्लस द लोन ऑफ पार्टनर इज रिडीम्ड। तो सारा का सारा जो डिसोल्यूशन का खर्चा है वो पहले पे ऑफ होगा, उसके बाद लायबिलिटीज ऑफ द फर्म है वो पे अप करेंगे जो असेट से हमको वैल्यू मिलेगी उसके साथ, एंड फिर जाके पार्टनर की जो लोन है उसको हम पे ऑफ यहाँ पे करेंगे। सो फिर बाद में जाके जो अवेलेबल सरप्लस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन द अवेलेबल सरप्लस अगर इनसफिशियंट है तो रिटर्न बैक द लोन ऑफ मोर देन one partner and nothing can be recovered. In this case, the loan of this partner is redeemed in their loan proportion. तो फिर उसको हम रिडीम कर देंगे इन द लोन का प्रपोर्शन। भाई समझो, अगर दो पार्टनर को हमको लोन पे करनी हो और हमारे पास उतने अमाउंट नहीं है कि भाई दोनों पार्टनर की लोन हम पे कर सके, तो फिर क्या होगा, उसका जो लोन का प्रपोर्शन है कि भाई कितने कितने की लोन दी है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ए ने फर्म को, बिजनेस फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को 2 लाख रुपीस की लोन दी है और पार्टनर बी ने 3 लाख की लोन दी है, तो उसका लोन का रेशियो क्या हो गया, 2:3। तो फिर जो अमाउंट बचती है कि भाई हम पूरे के पूरा जो 2 लाख और 3 लाख से वो हम पे ऑफ नहीं कर सकते एसेट के सामने, रियलाइज जो अमाउंट हुआ है उसको हम पे ऑफ नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा कि भाई हम जो 2:3 का रेशियो है उस रेशियो में हम जो भी अमाउंट बचा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो ये बात यहाँ पे बोली है। नेक्स्ट हम बात करें सो लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ के बारे का लोन। सी, इफ वाइफ ऑफ अ पार्टनर हैज गिवन ए लोन टू द फर्म फ्रॉम अ पर्सनल फंड, दिस लोन विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी एंड विल बी रिडीम्ड अकॉर्डिंगली। उसको हम थर्ड पार्टी के हिसाब से ही देखेंगे, हम वो नहीं देखेंगे भाई वो पार्टनर्स की वाइफ है। ओके, उसको हम वो नहीं देखना है, उसको एज अ थर्ड पार्टी मीन्स जो लायबिलिटीज हम पे ऑफ करेंगे उसमें ही इसको हम इंक्लूड कंसिडर करेंगे। इफ लोन इज गिवन फ्रॉम द पर्सनल फंड ऑफ अर हस्बैंड देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ लोन बाय पार्टनर। लेकिन अगर उसमें बोला गया हो कि भाई ये पर्सनल फंड ऑफ जो हस्बैंड है उसके पर्सनल फंड में से ये लोन दिया है, उसका मतलब हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि भाई वो पार्टनर ने लोन दिया है। तो फिर जो सारी की सारी लायबिलिटीज हम सेट ऑफ कर दे, पे ऑफ कर दे जो रियलाइज हुआ है उस अमाउंट के बाद, फिर जाके हम उस पार्टनर को रिटर्न करेंगे वो लोन। ओके, रिडीम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। फिर घूमा फिरा के वही बात वो बोल रहे हैं। इफ अ पार्टनर और पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द ड्यू फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी। मीन्स तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर में से एक पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो बाकी के जो दूसरे दो पार्टनर्स है उसको सारी की सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करनी होगी। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ फॉर्म। ओके, समझो तो रियलाइजेशन ऑफ असेट ऑफ द फर्म इज पेड इन फॉलोइंग ऑर्डर। पहले जो रियलाइजेशन मीन्स हमने असेट बेच के जो भी रुपये हमको मिले उस रुपये के साथ हम किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। सो सबसे पहले जो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है उसको हम पे करेंगे, फिर जो लायबिलिटीज है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी उसको हम पे करेंगे, फिर जाके लोन ऑफ अ पार्टनर्स को हम पे करेंगे, एंड फाइनली जो कैपिटल एंड बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स है उसको हम रिडीम कर देंगे, उसको पे बैक कर देंगे। एंड फिर अगर कोई सरप्लस बचता है ओके आफ्टर दिस पेमेंट, तो वो सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। ओके, वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई आपका अकाउंट यहाँ पे सेटल हो गया है।
अभी जनरल प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में बात करें, सो व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व एट दैट टाइम ऑल असेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड द पेमेंट इज मेड इन द मेंशन्ड ऑर्डर। ओके, सो ये जो हमने ऑर्डर मेंशन किया उस तरह से यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। एंड ड्यू टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डिसोल्यूशन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म विल बी क्लोज। एंड लास्ट में यहाँ पे सारा का सारा जो असेट हम बेच देंगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे और पार्टनर्स के अकाउंट को भी सेटल कर देंगे। तो इसके बाद अभी कोई अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं रहेगा, सारा का सारा अकाउंट्स हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सो आर यू क्लियर? सो ये थियरी एस्पेक्ट्स था जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये ऑर्डर याद रखना कि भाई किस ऑर्डर में हम लायबिलिटी को यहाँ पे पे ऑफ करेंगे, जो असेट को रियलाइज करके असेट को बेच के जो हमको रुपीज़ मिलते हैं उस रुपीज़ को हम किस तरह से यहाँ पे लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, ये आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिसोल्यूशन, ये जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, उसमें आपको देख सकते हो कि भाई एक रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है कि भाई ये एक तरीके से सारे के सारे असेट्स और लायबिलिटीज, असेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कि भाई रियलाइजेशन, हमने असेट और लायबिलिटीज को रियलाइज करके गेन हुआ या लॉस हुआ। ओके, तो इसके लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। फिर पार्टनर का अगर लोन अकाउंट रहता है तो वो बनाएंगे। फिर कैपिटल और करंट अकाउंट होगा और एक कैश और बैंक अकाउंट होगा, भाई कितने कैश आए बैंक में या फिर कैश आए, कितना मीन्स कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, कितने कैश आए कितने कैश गए। ओके, बैंक में भी सेम कितनी वैल्यू आई कितनी अमाउंट गई। ओके, सो इतने अकाउंट्स यहाँ पे आपको बनाने हैं। इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन अकाउंट, सारी की सारी जो एंट्रीज होंगी वो हम रियलाइजेशन अकाउंट से पास करेंगे। ओके, रियलाइजेशन में सेम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट का भी यहाँ पे रूल लगेगा, अप्लाई होगा कि भाई अगर रियलाइजेशन लॉस है तो भाई उसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट है गेन है तो उसको क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो इस तरह से हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देखेंगे। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आपको अगर एग्जामिनेशन के लिए आ सकता है तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सारी हम समझते जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज ही एग्जामिनेशन में आएगी। ओके, सो हम उस हिसाब से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 आपका इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन 4 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 5, 6 एंड 7, ओके, आपके जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन 4, मेन क्वेश्चन 4 के अंदर सब क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो इतना यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी है, इसमें से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट। आगे हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।